तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला जो है आप लोग इसको गांठ बांध करके रख लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी कन्वर्जन हमें आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को वही बताने वाला हूँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कन्वर्जन्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे वो है हमारा, एक होता है हमारा सिस्टम जो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। एक होता है हमारे यहाँ पे सराउंडिंग। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और बेसिकली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आप लोग को मालूम है कि हर चैप्टर के पहले मैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोग को बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और कुछ कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट बता दूंगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है सिर्फ न्यूमेरिकल को लेकर के कि सर आप न्यूमेरिकल हम लोग को समझा दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप लोग को न्यूमेरिकल समझाने के हिसाब से मैं आप लोग को कन्वर्जन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थियरी के हैं वो आप लोग को बता दूंगा, जो कि आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ आपको उसको याद करना रहेगा। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। जब थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, अब वो स्टडी किसी भी चीज़ की हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ हीट की हो सकती है, इंटरनल एनर्जी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक गैस स्टोव है, ठीक है। उस गैस स्टोव में चाय की पतीली जो है, इसको पतीली चढ़ा दी, इसमें चाय मेरा है, ठीक है। अगर मैं इस पतीली के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, अगर इस पतीली के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं इस पतीली को क्या बोल दूंगा कि ये मेरा सिस्टम है, जिससे मैंने चाय चढ़ाई है, वो मेरा सिस्टम हो जाएगा। और इसके अलावा इस पतीली के अलावा जो भी सारी चीज़ है हमारे यूनिवर्स में, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सराउंडिंग, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे। तो ये फर्क हो जाता है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग का। फिर उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो एक चीज मैंने देखी इधर, वो है स्टेट फंक्शन, ठीक है। और एक होता है हमारा पाथ फंक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये स्टेट फंक्शन और पार्ट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन और पार्ट फंक्शन में क्या होता है। स्टेट फंक्शन में हम लोग कैसे उसको बता सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे जाता है, ठीक है। देखो मैं स्टेट फंक्शन की बता रहा हूं आप लोग को कि अगर कोई भी चीज इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पे कोई भी सिस्टम जाता है और वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पाथ फॉलो से, जो पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस भी सिस्टम को, उसको, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर एक बर्फ का पिघलना है, ठीक है, तो बर्फ पिघल के क्या बनता है, पानी। तो पहले वो बर्फ था, सॉलिड स्टेट में था, ठंडा था, इनिशियल स्टेज में था, बराबर, पिघल करके वो पानी बन गया फाइनल स्टेज पे। तो अब मेरा स्टेट फंक्शन क्या हुआ कि वो पहले बर्फ था, बाद में वो पानी बन गया। अब वो कैसे पानी बना उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या तो हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पिचकारी देखा है, पिचकारी का पिस्टन ऊपर नीचे हम लोग ऐसा करते हैं, पिचकारी होली के टाइम पे खेलते हैं मस्त में एकदम, ठीक है। बलम पिचकारी वाला गाना मुझे याद आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा याद आ गया मुझे, तो मैंने दिल की भावना आप लोग के सामने रख दी, भले वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। खैर इंपॉर्टेंट यहाँ पे बलम पिचकारी नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पिस्टन। अभी पिस्टन क्या करता है भाई, प्रेशर लगाया मैंने, ठीक है, पिस्टन में प्रेशर मैंने मारा, वॉल्यूम कम हुआ, बराबर। फिर मैंने पिस्टन को ऊपर किया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। अब इधर आप लोग देखते हो इधर कि भाई पिस्टन ऊपर गया नीचे गया, वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है। वॉल्यूम इनिशियल स्टेज से V2 हुआ, लेकिन कौन से पाथ फॉलो से हुआ, मतलब पिस्टन ऊपर क्या नीचे क्या, कितना प्रेशर था, प्रेशर कम हुआ ज्यादा हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों ने क्या देखा कि भाई वॉल्यूम एक बार V1 था, फिर फाइनल स्टेज में आके वॉल्यूम V2 हो गया, ठीक है। मतलब उस प्रेजेंट स्टेज से हमें लेना देना है, कौन से पाथ फॉलो करके वो अपने प्रेजेंट स्टेज में पहुंचा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। उसी का ऑपोजिट ऑलमोस्ट हो जाता है हमारा पाथ फंक्शन, बिकॉज पाथ फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या पाथ फॉलो किया है, किस तरीके से वो अपने V1 से V2 पे गया, ये सारी चीजें हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम लोग देख लेंगे, प्रोसेस कौन कौन सी चीजों पे होता है, कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, क्या कांस्टेंट होता है, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो है हमारा वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे वो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं एकदम यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। मेरा जो मेन मकसद है यहाँ पे आप लोग को न्यूमेरिकल सिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही सारे टॉपिक्स देखेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बोला, जिस तरीके से रिक्वेस्ट की उस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो आइसोथर्मल पे इधर हम लोग क्या देखना है कि भाई यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पे वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है यहाँ पे? टेम्परेचर। वर्क डन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल को आप लोग याद रखना, ठीक है। आइसोथर्मल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक आता है, बिकॉज वर्क डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उसमें आइसोथर्मल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर उसके बाद जब लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है इधर? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे आइसोबारिक की। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है इधर? प्रेशर कांस्टेंट होता है। फिर हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q इज इक्वल टू 0। अब ये Q इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का जो है कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए Q को जो है हम लोग ने यहाँ पे हीट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस में ये सारी चीजें होती। तो आप लोग क्या ध्यान रखना, 4 टाइप का प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। क्या होता है सब में? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर वॉल्यूम लिखा हुआ है इधर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर इसके बाद आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है और एडियाबैटिक में हमारा नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ये सारी चीजें जो है हमारी होती है। अब ये आइसोथर्मल किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आइसोथर्मल से पहले हम लोग को आगे बढ़ने से पहले रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी कुछ सीखना पड़ेगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों सिखा रहा हूं मैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम वर्क डन। जब मैक्सिमम वर्क डन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो भी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है और साथ ही साथ आइसोथर्मल। याद रखना, अगर मैक्सिमम वर्क डन की कंडीशन क्या होती है कि भाई उस प्रोसेस को क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? आइसोथर्मल होना चाहिए। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ड्राइविंग फोर्स जो होती है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, अगर हमारे अपोजिंग फोर्स से इन्फिनिटेसिमली स्ट्रॉन्गर है, मतलब बस थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ी सी बड़ी है। जैसे कि अगर बात करूं, मैं और मोहसिन लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दंगल चालू है, मस्त में हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मोहसिन को धक्का दे रहा हूं, मैं ड्राइविंग फोर्स हूं, मोहसिन जो है अपोजिंग फोर्स है, लेकिन मैं मोहसिन से सिर्फ इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर हूं। एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी ताकत जो है मोहसिन की ताकत से बस थोड़ी सी ज्यादा है, एकदम नहीं कि मैं उसको आसानी से हरा लूं, सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा है, मैं उसको धक्का दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक टाइम हो सकता है किसी, क्योंकि ताकत मेरी सिर्फ मोहसिन से थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर वो एक्स्ट्रा पुश लगा दे, तो अब क्या हो जाएगा कि मोहसिन ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा और मैं अपोजिंग फोर्स हो जाऊंगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में यही होता है कि किसी भी वक्त ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग बन सकता है, अपोजिंग फोर्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में कि ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो अपोजिंग फोर्स से बस इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर होती है, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी मैक्सिमम वर्क डन की। तो मैक्सिमम वर्क डन को एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 टू द बेस 10। यहाँ पे n हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, n हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। r हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, r की वैल्यू फिक्स रहती है 8.314, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। t हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम होता है, ठीक है, और ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम होता है। तो इसलिए मैक्सिमम वर्क डन के लिए आपको रिवर्सिबल और आइसोथर्मल का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ये आप लोग को मालूम पड़ गया है। और अगर आपको क्वेश्चन में बोले न्यूमेरिकल में कि मैक्सिमम वर्क डन करना है डायरेक्ट, तो ये वाला फॉर्मूला डाल दो, लेकिन अगर मैक्सिमम वर्क डन का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो कैसे पहचानेंगे? तो अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, मतलब समझ जाना है आपको कि मैक्सिमम वर्क डन का आपको इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ट्रिक के तौर पे मार्क करके रख लो। अगर न्यूमेरिकल में मैक्सिमम वर्क डन नहीं बोला है तो आइसोथर्मल और रिवर्सिबल दिया है, तो मैक्सिमम वर्क डन का ही हम लोग फॉर्मूला इधर अप्लाई करने वाले, ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ा सा हम लोग इसको आगे और बढ़ते हैं, एक और वर्क डन पे आते हैं। एक और वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है। अब वो समझना पड़ेगा कि उस फॉर्मूले को हम लोग को कब अप्लाई करना है, बिकॉज बहुत ही आसान सा दिया हुआ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है।
ठीक है, इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, 2 पार्ट में मैं कवर करूंगा ये सारी चीज़ों को, और फिर हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब एक और फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बराबर, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब ये फॉर्मूला कब डालेंगे और ये फॉर्मूला कब डालेंगे? ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बता दी, या तो रिवर्सिबल या तो आइसोथर्मल बोलेंगे तो भी ये फॉर्मूला डालें मैक्सिमम वर्क डालने का। इसमें हम लोग क्या दिया रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर दिया रहेगा। ये पी एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब बाहरी प्रेशर, ठीक है। अगर मैं शिफ्टिंग ऑफ पिस्टन की बात करता हूं तो वो क्या है मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है। पिस्टन के शिफ्ट करने से डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज होता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो एक्चुअली में क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब क्या, V2 माइनस V1, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग चेंज ऑफ वॉल्यूम से डेल्टा V से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें आपको इधर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जन्स की, जो कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। इधर पहला कन्वर्जन दिया कि 1 dm क्यूब इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। अगर डीएम क्यूब को अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, खास करके अगर वॉल्यूम से वर्क डन अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो वर्क डन जो आपको डीएम क्यूब में आ जाएगा, बिकॉज अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में दे रहेगा आपको वॉल्यूम जो वर्क डन है वो भी डीएम क्यूब में आ जाएगा। अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, इधर आप लोग को मालूम पड़ गया कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 100 जूल्स। उसकी बाद 1 किलो जूल्स इज इक्वल्स टू 1000 जूल। ये दूसरा कन्वर्जन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत सारे लोग को मालूम भी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 डीएम क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कन्वर्जन, लिख करके ले लो आप लोग। और अगर वर्क डन इन जूल्स है, अगर मेरे पास वर्क डन इन जूल्स है, ठीक है, और मुझे अगर डीएम क्यूब बार में कन्वर्ट करने बोला है, इस वर्क डन को डीएम क्यूब बार में कन्वर्ट करने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी वर्क डन है उसको 100 जूल से अगर डिवाइड कर देंगे, जो भी वर्क डन मुझे जूल से पहले से ही मालूम होगा, ठीक है, जो भी वर्क डन मुझे जूल्स में रहेगा, अगर मैं उसको और 100 जूल से डिवाइड करता हूँ और 1 डीएम क्यूब बार से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो डीएम क्यूब बार में आ जाएगा। तो अगर आपको वर्क डन डीएम क्यूब बार में फाइंड करना रहेगा तो क्या करना है, जो भी आपका वर्क डन जूल्स में रहेगा उसको 100 जूल से डिवाइड करो और आपका आंसर जो है वो डीएम क्यूब बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत बार पूछते हैं, तो उसको भी ज़रा सा आप लोग इधर देख लो। देखो क्या बोला है कि और एक और चीज़ आपको निकालने आना चाहिए। जब आप लोग एनआरटी की बात करते हैं, जब मैंने मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला बताया था आप लोग, क्या फॉर्मूला था कि -2.303 एनआरटी log V2 अपॉन V1 टू द बेस 10। अब n नंबर ऑफ मोल्स है, बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहे, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मोलार मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला जो है आप लोग इसको गांठ बांध करके रख लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाला है। अच्छा, अब इसके अंदर आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हो। बहुत सारी चेंजेस कैसे, अगर मैंने बात की इधर कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू और डब्ल्यू का फॉर्मूला मेरे पास माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है हमारे पास पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई ये आइसोकोरिक प्रोसेस में है, ठीक है, किधर है ये आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक में क्या होता है, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कि डेल्टा वी जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स, बिकॉज डेल्टा वी इज 0, तो मेरे पास जो है क्यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हीट के वजह से आने वाले हैं, वॉल्यूम और प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। यू हम लोग यहाँ पे किसको बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और क्यू हम लोग जो बोलते हैं वो हीट को बोलते हैं। बाकी डब्ल्यू तो आप लोग को मालूम है वर्क डन हमारा होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। जब आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं आपको मालूम होना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगी। बिकॉज मैं यहाँ पे मैं इस चैनल पे जो ज़्यादातर फोकस जो है वो न्यूमेरिकल पे ही
करने वाला हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट करो 8425936062 पे। इंस्टाग्राम पे तुम लोग मुझे इधर फॉलो कर सकते हो @सैयद पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।